उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया, रोंगटे खड़े कर दिए। अपराध के खिलाफ इसमें कड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो दोनों पहलू हैं। इसके बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। पहले थोड़ा खबर के बारे में आपको बता दें। बुलडोजर चला है एक बार फिर, और इस बुलडोजर चलने की वजह है अयोध्या में एक नाबालिग से रेप की घटना। एक नहीं, कई बार अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी एसपी नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। उसकी बेकरी सील कर दी गई है और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पीड़ित परिजनों को धमकाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 महीने पहले हुई वारदात पर न सिर्फ एक्शन की तलवार चली है, बल्कि राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि घटना का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर खूब वाहवाही भी लूटी थी। अब पार्टी बैकफुट पर है। बेटियों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली प्रियंका गांधी भी चुप हैं। कुछ गरज रहा है तो सिर्फ योगी का बुलडोजर, जिसकी तारीफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी की है। सियासत में यह हमेशा से होता आ रहा है, बात अपने पे आई है तो चुप्पी है और दूसरे पर हो तो हंगामा है। इसी पर हम पूरी एक पैनल के साथ में बहस करेंगे, लेकिन इस खबर के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं वो समझ लीजिए। 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना होती है, उसका वीडियो बनाया जाता है, वीडियो के आधार पर उसको कई बार धमकाया जाता है। फिर जब मामला सामने आता है, इस बच्ची के प्रेग्नेंट होने के बाद ये मामला सामने आता है और उसके बाद में ये सारा एक्शन आप देख रहे हैं। ये बहुत जाहिर सी बात है कि जब पूरा मामला संज्ञान में आता है तो कड़ा रुख अख्तियार किया जाता है, लेकिन बहुत सारे गंभीर सवाल इस मामले ने खड़े कर दिए हैं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। खास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें हम कथित तौर पर नेता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नेता इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक डीएनए टेस्ट की मांग भी कर दी गई है। तो ये भी कुछ पहलू हैं और इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह एक्शन में है और अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंग रेप के मामले में जो एक्शन देखने को मिला है वो बुलडोजर एक्शन है। योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय में रेप पीड़िता और उसके परिवार के लोगों से मुलाकात की। रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद फपक फपक कर रो पड़े। पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। इस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। अयोध्या में आरोपी पर चल रही कार्रवाई पर बीएसपी मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या के गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन एसपी द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। यह सवाल दरअसल पूछा गया है मायावती की तरफ से। तो उन्होंने इस एक्शन को जायज ठहराया है, सही ठहराया है। बड़ा गंभीर मसला है, इसको समझने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। AK जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। अवनीश त्यागी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी यूपी मेरे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से मेरे सहयोगी मनमीत जो हैं आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, वो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। तो मेहमानों से बातचीत शुरू करें उससे पहले मनमीत, ताज़ा अपडेट चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या तथ्य सामने आए हैं। राजनीतिक बयान तो हमने दोनों तरफ से सुन लिए, डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है तो उसकी निंदा भी की जा रही है। इस पूरे मामले में अभी ताजा जानकारियां क्या आई हैं जो अभी हम ना बता पाए हो दर्शकों को? प्रवीण, देखिए, जो अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मोहम्मद मोइन है जिसके ऊपर ये आरोप है रेप का, जो उसमें गिरफ्तार है, उसके जो बेकरी है उस पर बुलडोजर गजा है और जो जमीन, जिस जमीन पर उसने क्योंकि अवैध तरीके से निर्माण कराया था, तालाब की जमीन थी, उस तालाब की जमीन को पूरी खाली करा दी गई है।
उस पर 2 बुलडोजर चलाए गए हैं। लगभग 1 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है और जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो उसके पास और भी संपत्ति है, जिन संपत्तियों को लेकर शिकायतें आई हैं, बहुत सारी शिकायतें इस समय वहां पर आई हुई है, तो जो अधिकारियों के पास शिकायतें आई है उसमें भी जांच की जा रही है। एक उसका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को भी लेकर जांच की जा रही है। उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है अवैध निर्माण हुआ है, उसको भी तोड़ने की कवायद की जा रही है। हालांकि उसमें एक नेशनलाइज बैंक उस समय है, तो उसको खाली कराने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जो और जमीनों पर जो उसने कब्जे कर रखे थे, उस जमीनों को भी खाली कराया गया, उसकी बाउंड्री को भी तोड़ा गया। तो ये प्रमुख अपडेट है देखिए। और इसकी मांग जो है यहाँ पर जो भदरसा ब्लॉक है, जो भदरसा का जो बाजार है, उसके प्रत्येक व्यक्ति इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है मोहम्मद मोईन, वो मनबड़ है, अपराधी किस्म का है, उसके ऊपर कई मुकदमे हैं। वो समाजवादी पार्टी का यहाँ भदरसा नगर पंचायत का नगर अध्यक्ष है और उसका रसूख इस तरीके से है, जो फोटोएं वायरल हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के अयोध्या से, फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ उसका करीबी रिश्ता रहा है। इसके अलावा जो चेयरमैन है राशिद, उनके साथ भी इसका करीबी रिश्ता रहा है। और एक चीज़ और देखिए, बहुत खास बात यह है कि देखिए ये सारी घटनाएं होती हैं और घटना होने के बाद आप देखिए कि पीड़ित परिवार के न्याय की मांग कर रहा है, वहीं उसकी तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं, रात के समय जाते हैं, चोरी छिप कर जाते हैं और उस पीड़ित परिवार पर दबाव डालते हैं कि कैसे भी हो ये मुकदमा वापस लिया जाए। इसके लिए लालच इस मामले में किस किस पर एफआईआर दर्ज हुई है मनमीत? ये धमकाने के मामले में किस किस पर एफआईआर दर्ज हुई? देखिए इसमें 3 लोग आरोपित हैं, 2 नामजद हैं। एक जो चेयरमैन है वहां के राशिद और दूसरा मिस्टर राणा, दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एक अज्ञात है। इस तरीके से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी तलाश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार किया जा सके। और देखिए प्रवीण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें कि जिस तरीके से ये घटना हुई, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है कई लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसका वीडियो बनाकर उसको धमकाया जाता है, उसके बाद फिर उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, रेप किया जाता है और जब वो गर्भवती हो जाती है तब उस प्रकरण में कार्रवाई होती है। और कार्रवाई भी तब होती है जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाता है। पहले संबंधित, क्योंकि जो आरोपी है उसके पास भी गए थे जैसा कि बताया जाता है और आरोपियों ने उसको डरा धमका के भगा दिया। ठीक है, ये पूरी खबर हमने मनमीत अभी दर्शकों को बताई भी और हम इस पर आपसे और बातचीत करेंगे। मेरे साथ AK जैन साहब भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। जैन साहब, मैं शुरुआत में आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि बड़ा संवेदनशील मसला है, इसको हमें थोड़ा कानूनी पहलू भी इसके समझने बहुत ज़रूरी हैं। ये पूरा मामला, पूरी खबर देखने के बाद, खास तौर पर एक नाबालिग के साथ इतने लंबे समय तक इस तरह की कोई घटना होना, वो भी तब जब हम नारी सुरक्षा पर इतना काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ के लिए हम इतनी मुहिम चला रहे हैं, उस सबके बीच में ये घटना कितनी चौंकाने वाली है? या आपराधिक दृष्टिकोण और आपके जांच पड़ताल का जो दृष्टिकोण है उसके नजरिए से हम इसको थोड़ा समझे तो ये घटना आपको कितना चौंकाती है या कितनी आम दिखाई पड़ती है? देखिए, इसमें कुछ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण पहलू हैं। एक तो उसकी उम्र देखिए अपराधी की, लड़की के पिता से भी ज्यादा उम्र का है। नंबर 2, उसी की बेकरी में काम करती थी बच्ची के पिता की डेथ हो गई है। माँ और ये बहनें सब मिलकर अपना पेट पाल रही। ये जो इस टाइप की घिनौनी हरकत है, ये पॉक्सो के तहत तो खैर है ही। ये जो एम्प्लॉयर है, अगर वो शोषण करता है, शारीरिक शोषण, उसमें एग्रेवेटेड सेंटेंस है, अधिक उसमें सजा का प्राविधान है। ये 2 महीने तक इसको करते रहना, गैंग रेप, और उसका वीडियो बनाना, वो IT एक्ट के तहत पनिशेबल है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तो हर तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है और एक सफेद चोला पहनकर घूम रहा है और दुर्दांत अपराधी है, इसकी छवि मुझे बताया लोगों ने कि बहुत खराब है क्षेत्र में। इसने जगह जगह जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है कि रेवेन्यू स्टाफ के माध्यम से पूरी छानबीन हो रही है कि कहां कहां अवैध कब्जे हैं, क्योंकि उसी को आप ढा सकते हैं जहां पर सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए गए। सरकारी जमीनों के कब्जे को हटाने के लिए
नोटिस भी देना कोई अनिवार्यता नहीं। तो जो सरकारी कब्जे हैं तालाब के, ये पहले भी आया था कि तालाब की जमीन पे कब्जा कर रखा है, नगर पंचायत की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, जहां जहां है पूरी टीमों को वर्क करना चाहिए। देखिए, इसका एक संदेश जाएगा, जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं पूरे यूपी में वो खौफ खाएंगे, 10 बार सोचेंगे ऐसा अपराध कारित करने से पहले। जी। और जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है, और सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, जल्दी से जल्दी ऐसे पापियों को सजा मिले। जी, पूजा जी भी हमारे साथ हैं। पूजा जी बड़े संयत तरीके से अपनी बात को रखती हैं पैनल पर। मैं चाहूँगा पूजा जी, आप एक महिला भी हैं और हम आपको खूब सुनते रहे। ये बड़ा संवेदनशील मसला है, इस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन मुझे दो ही चीज़ें बड़ी चुभने वाली लगी, थोड़ा समझाइएगा भी आप पार्टी के दृष्टिकोण से। एक तो एक ऐसी बात जिस पर हम जानते हैं कि पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की होगी, बच्ची की तरफ से भी कुछ कहा गया होगा तो बहुत सोच समझ के, लेकिन उस पर डीएनए की बात को कह देना कि कार्रवाई करो। दूसरा, एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति जिसके बारे में जैन साहब जैसे बहुत ही सीनियर अधिकारी जो कि सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, इन मामलों को समझते हैं, उनको भी जो जानकारी मिली कि इस व्यक्ति के विषय में बहुत अच्छी जानकारियां नहीं, उसे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठा कर रखना, यह समाजवादी पार्टी के दो बिंदु ऐसे दिखाई देते हैं जो छवि को खराब करते हैं। आपका टेक क्या है इस पर? देखिए प्रवीण जी, जो घटना घटित हुई है ये तो अपने आप में बहुत घृणित है, घिनौनी है। मैं जो है सुबह से इस पर डिबेट नहीं ले रही थी, फिर मैंने शाम से लेना जो है शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मुद्दों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बैठ के क्या बहस की जाए, इस पे बहुत तकलीफ होती है एक अंदर से। लेकिन फिर लगा कि नहीं, इस पे चर्चा अगर हो रही है तो चर्चा करनी भी है। तो जहां तक बात हुई कि उन्होंने अवैध जो कब्जे कर रखे हुए हैं उस पर सरकार का टेक है, सरकार अवैध कब्जे हटाए, उनको बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था अगर उनको लगता है कि अवैध कब्जे थे। और अगर जहां तक बात हुई प्रवीण जी, आप कह रहे डीएनए की, तो हमारा कहना है कि जो सही है वही कार्य आप करिए, किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है प्रवीण जी वो आरोपी है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, आप फांसी की सजा सुना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसा ना हो कि किसी एक निर्दोष के ऊपर कार्रवाई हो जाए। हमारी जुडिशल सिस्टम भी यही कहती है, तो हमने कोई गलत कार्य ऐसा नहीं किया कि राजनीति करने लग गए हुए हैं। इस पे जो है संवेदनशील है, इस पे सही इस कार्यवाही पर एक संदेह तो व्यक्त करता है, इस तरह की मांग को उठाना आपका एक संदेह व्यक्त करता है कि आपको लगता है कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्यवाही हो रही। देखिए प्रवीण जी, सनबीम स्कूल की घटना आपको भी याद होगी कि वहां पे एक बच्ची सुसाइड करती है और वहां के प्रबंधक को तुरंत कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो याद हो गया। उसके बाद में जब केस चलता है तो केस में वो निर्दोष साबित होते हैं। तो अगर इतनी हड़बड़ाहट शायद उस वक्त ना दिखाई गई होती तो ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है कि हर बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। मुझे लगता है जो खाकी अखाड़े में 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ था और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला, वहीं अयोध्या में उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। देश के किसी भी कोने में कहीं पे भी ऐसी घृणित घटना घटती है, उसका कोई भी आरोपी होता है, वो किसी भी जाति का होता है, किसी भी समाज का होता है, किसी भी पार्टी से होता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक बात रही कि कौन से किस पार्टी से हो रहा है, तो आज प्रवीण जी मैं आपके साथ में डिबेट कर रहे हूँ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कल को मैं क्राइम कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। अगर कल को मैं क्राइम कर मेरे अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर भाजपा जिस तरीके से इसका पॉलिटिकल उपयोग करना चाह रही है, समाजवादी पार्टी को घेरना चाह रही है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जितना घेरने का प्रयास कर रही है भाजपा, उससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए उनको बच्ची। हालांकि मैं समझूंगा, पर मैं अवनीश जी को, क्योंकि चर्चा में वो बड़ी देर से सुन रहे हैं, तो मैं चर्चा में उन्हें भी शामिल करना चाहूंगा। क्यों कैसे घेर रही है मैं जरूर समझना चाहूंगा आपसे। लेकिन अवनीश जी, अभी आपने दोनों पहलू सुने हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा जी ने जो कहा है, ए के जैन साहब ने भी अपनी बात को रखा है, पूरी खबर पर आप लोगों की भी नज़र होगी। इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हो रही है उसका जब स्वागत मायावती जी कर रही हैं, तो समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में भी सब लोगों को लगता है कि ऐसे घृणित अपराध के लिए त्वरित कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मांगे उठाई गई हैं उस पर आपका विचार क्या है, पहली चीज़। दूसरा ये कि इस पूरे मामले को कैसे, इसकी जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये दो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रवीण जी, जैन साहब ने और अयोध्या से भारत एक्सप्रेस के प्रवक्ता मन जी जो बातें बताई हैं वो जो पूरे मीडिया जगत में, पूरे समाज में जाहिर हो गई हैं कि कितना घिनौना कृत्य।
और कितना घिनौना कृत्य नहीं हुआ, इससे पूरी मानवता शर्मसार है। ऐसे में सबसे पहली जरूरत ये थी कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को फैसला लेना चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल निकालते, तत्काल उस पर कार्रवाई होती, उससे पन्ना झाड़ते, उसे बचाने की कोशिश न हो। ये कोशिश न होती जो पहले से समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये बच्चा नहीं था, ये तो बूढ़ा था, इसने बच्चे के साथ गड़बड़ कर। तो ये तो ऐसा अपराध है जिससे सब के सब शर्मसार हैं। इसमें बचाव जैसी स्थिति कभी नहीं करनी चाहिए। इससे कठोर से कठोरतम सजा मिले ताकि समाज में एक नजीर बने, एक परंपरा बने कि इस तरह के अपराध करने वाले करने से पहले सोचें, उनके दिमाग में आए कि क्या कर। और ये तो अपराधी ऐसा है कि जिसने अवैध कब्जे भी करे, उसने तो ये अपराधी तो ऐसा शातिर अपराधी है जिसने अपने एम्प्लॉय, अपने बच्ची के समान बच्ची के साथ इस तरह का अपराध करा है। तो इसका बचाव, इसको तो किसी भी तरह से एक्सक्यूज नहीं है, इसको तो कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। कठोरतम कार्रवाई जो हो रही है, मैं कहूं इससे भी कठोरतम कार्रवाई कुछ हो सकती हो तो वो भी होनी चाहिए। और राजनीतिक रूप से जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसकी पैरोकारी करती नजर आ रही है, सभी दलों को बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह के इस घटना की निंदा करनी चाहिए और इस पे कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और उस सरकार की जो कार्रवाई कर रही है उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए जी। इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली है। और अगर इस तरह के अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तो ये एक ना तो अच्छा संदेश है, ना समाज के लिए है, ना मानवता। पूजा जी, आपने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, ये डीएनए वाला बयान नहीं दिया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहस होती। मायावती जी ने भी स्वागत किया है। आप लोगों को भी अगर कोई बच्ची के साथ रेप करता है, बच्ची के परिवार की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई जाती है। जैन साहब से आपने सुना ही होगा कि उन्होंने बताया बच्ची का पारिवारिक बैकग्राउंड, उसकी स्थिति क्या है, पिता नहीं है, ऐसे परिवार की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जा रही है, मुख्यमंत्री तक बात जाती है, रसूखदार आदमी के खिलाफ मामला है। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था इस पूरे मामले में। हम तो आज भी जो है अगर सत्ता पक्ष गुनहगार को सजा देती है हम उनके साथ में खड़े हैं, बच्ची को इंसाफ दिलाएं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो गुनहगार है प्रवीण जी उसके ऊपर कार्रवाई करें, बुलडोजर चलाएं। हम कह रहे हैं यहाँ नहीं, हर जगह बुलडोजर चलाएं। इनको कुलदीप सेंगर के घर भी एक बुलडोजर भेज देना चाहिए, इनको एक ब्रिजभूषण शरण के घर पे भी बुलडोजर भेज देना चाहिए, इनको जो है भेजना चाहिए बुलडोजर जो है जहां पे भी इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं तो भेजे बुलडोजर। हम तो इनके साथ में, हमारा बस इतना कहना है कि किसी जो बेगुनाह है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर जो है ये कहना कि हॉस्पिटल में जाकर के धमकाए, वीडियोज हैं हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, मुझे लगता है कि पुलिस को इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। और सरकार है, सरकार को बोलना चाहिए कि पुलिस घबराया नहीं, इन सारी चीजों पर खुल के सामने आए। पुलिस को किसने दबाव दिया, पुलिस वो भी जो है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह, जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, उसको भी सामने रखे कि पता तो चले भाई धमका कौन रहा था, कौन एफआईआर नहीं होने दे रहा। हम तो इसकी मांग करते हैं, आप करिए जांच पूरे निष्पक्ष। अगेन आपकी बात में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई पर संदेह जता रही हैं, आपकी बात से भी ये लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर आप जो है उठा करके देखेंगे महाराष्ट्र की घटना, महाराष्ट्र जयंती जब घटना घटी थी जिसमें किशोरी के साथ में रेप होता है, रेप करने वाला रहीम होता है, उसकी मर्डर कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं लिखती। और फिर इसी जो है सरकार को, भाजपा की सरकार को, वहां के पुलिस प्रशासन को प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो संदेह में तो आते ही है ना, अगर पुलिस प्रशासन ही, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, देखिए मेरे साथ इतने सीनियर अधिकारी जैन साहब बैठे हुए हैं। एके जैन साहब आमतौर पर राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करते हैं, लेकिन जैन साहब ये जो राजनीतिक अब खींचातानी और इस तरह के मामलों में होती है, इसलिए आपका टेक बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बात पे कि ये जो इस तरीके से जब राजनीतिक बयानबाजी होना शुरू हो जाती है और उसके बाद में हम देखते हैं कि मामला जो है वो राजनीतिक तौर पर ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, बच्ची को न्याय मिले ये तो एक महत्व का विषय है ही, अपराधी को सज़ा मिले महत्व का विषय है ही। ये जो चीज़ें होती हैं ये मामलों को कितना डिरेल करती हैं, कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा करेंगे आने वाले समय में। देखिए, ऐसी घटनाओं में जहां दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो, इसमें पुलिस को मेरा मानना है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इससे कम्युनल जो सरचार्ज एटमॉस्फियर है वो नॉर्मल हो जाता है, पब्लिक को ये विश्वास हो जाता है कि हमें इस पे आवाज उठाने की जरूरत नहीं है और इसमें पुलिस प्रशासन स्वतः अपने स्तर से कठोर कार्रवाई कर रहा है। मेरा ये मानना है डीएनए भी कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो फीटस है
जो बच्ची के पेट में बच्चा है उसका डीएनए हो सकता है। वो तो एक और कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। वो तो ऐसा ये निकल ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर में इनको फांसी की सजा ऑर्डर हो जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर पुलिस प्रशासन वहां का आवश्यक समझेगा कि डीएनए कराना है। मैंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण केसेस में यूपी में अपनी सर्विस के दौरान डीएनए कराया। मधुमिता शुक्ला जो जी कवियत्री थी, जी जी वो वो भी गर्भ से थी, उनका मैंने डीएनए टेस्ट कराया था जो कि मैच किया, और आपने देखा उसमें कितनी सजा, किसमें कठोर सजा हुई। तो डीएनए अगर वहां की पुलिस चाहेगी, किसी दबाव में नहीं कराना चाहिए कि कोई पार्टी डिमांड कर रही है इसलिए करा रहे हैं। हाँ, अगर आवश्यकता है, तफ्तीश की ये मांग है कि हमको डीएनए कराना चाहिए, तो डीएनए अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई सीमेन स्टेन्स और बाकी सब चीजें तो मिलनी नहीं है उसके कपड़ों पे। पता नहीं कब आखिरी बार कब रेप हुआ है, क्या है। पर यह है कि एक सजेशन ये बुरा नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है फीटस का, और उससे एस्टेब्लिश हो जाएगी पैटर्निटी की उसका पिता कौन है, वो किसका वो है। तो इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है, और ये पर वहां की पुलिस तय करेगी। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय करेगी, ये पुलिस तय करेगी कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे मैटर्स में जो क्रिमिनल हैं उनमें बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी कार्रवाई का असर है कि आपने कहीं पर कोई आवाज नहीं सुनी होगी अयोध्या में, भदरसा में, बल्कि लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि और जो इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, वो भी सब हटाए जाएं। जी सब हटने चाहिए। एक मैसेज चला जाना चाहिए अपराधियों को कि अगर आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं और ऊपर से आप अपराध भी कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो फिर अंत आ जाएगा बिल्कुल। जी। फिर आपके ऊपर जो शासन अपनी पूरी शक्ति के साथ, आपने अभी पुलिस प्रशासन अपनी जो डीएनए पर हम बात कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, और मेरे सहयोगी मनमीत जो है वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनमीत, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस की जो जांच पड़ताल है, वो किस स्तर पर आगे बढ़ रही है, और डीएनए की मांग या बच्ची की स्थिति अभी क्या है, मतलब कितनी संभावनाएं इसकी हो सकती है? प्रवीण देखिए, ये सारी चीजें तो एक प्रक्रिया है, और जैसा जैन साहब कह रहे हैं कि जब भी इस तरीके के मुकदमे सामने आते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें डीएनए की भी एक संभावना जरूर होगी। और लेकिन इन सब के बीच में देखिए एक चीज प्रवीण, मैं पूजा जी से पूछना चाहता हूं। देखिए ये जो शायद मुझे लगता है कि पूजा जी को अयोध्या आना चाहिए और अयोध्या में भदरसा जाके देखना चाहिए कि परिस्थिति क्या है। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं समझ सकती हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। हम लगातार लगभग 3 दिन से पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं, और भारत एक्सप्रेस इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ, गंभीरता के साथ इसको उठा रहा है। देखिए पूजा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जाति धर्म के आधार पर यह कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ कार्रवाई हो रही है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है, उसको जो है उसी स्थान पे जहां जिस स्थान को आज जमींदोज किया गया है वहीं पर गैंगरेप किया गया है, उसको गंभीर तरीके से परेशान किया गया है, उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया है। और वो लड़की जब पीड़ित है और वो लड़की जब गर्भवती हो जाती है, उसके बाद ये मामला खुलता है। वो कितनी भय रही होगी, उस 2 महीने का पीरियड कैसा रहा होगा। आप क्योंकि महिला हैं, अब इस चीज को आप समझ सकती हैं, और आपको यहाँ पे आना चाहिए। दूसरी एक चीज मैं बताऊं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए, ऐसी महिलाएं, ऐसे परिवार आए जिन्होंने ये कहा कि ये जो आरोपी है मोहम्मद मोईन, जो कि इस समय जेल में है, उसका अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध जबरदस्ती का रहा है। वो दबंग किस्म का व्यक्ति है, वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसका रसूख इतना ज्यादा रहा है कि लोग डर के मारे बोल नहीं पाते थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताऊं कि जमीन पर कब्जा करने की उसकी एक नियत हमेशा रही है। जो दबे कुचले परेशान लोग थे उनकी जमीनों को उसने कब्जे किए हैं। पूजा जी, इन सारे तथ्यों पर गौर करना इसलिए आवश्यक है कि आप लोगों का जो संदेह है वो ऐसा ये कि किसी निर्दोष के खिलाफ, क्योंकि वो आपकी पार्टी में एक पद पर कार्यरत है, वहां पर महत्वपूर्ण पद पर है, इस वजह से कार्रवाई हो रही है। और दूसरा ये वाले पहलू जो आपको मनमीत बता रहे हैं, इन पर भी गौर करना चाहिए। जी प्रवीण जी, मैंने जो है मनमीत जी की पूरी बातें सुनी, और मुझे लगता है जो गैर कानूनी चीजों में वो लिप्त है उस पर कानून को पहले ही मुझे लगता है डिले कर दिया, क्या उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमने नहीं रोक रखा था उनको।
और हम सरकार को किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई करने से तो नहीं रोकते हैं। कानून व्यवस्था बनाना उनके हाथ में है, वो बनाए। वो नहीं बनाना चाहते, ये उनका फेलियर है। 7 साल से वो कहते चले आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था सब सही है, और प्रदेश के कैपिटल सिटी में महिला के साथ में दिन दहाड़े 25 से 30 लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, और उसके बाद में सदन में अगर मुख्यमंत्री 2 लोगों का नाम लेते हैं तो निंदनीय। मुझे लगता है कि 25 के 25 नाम लेते हैं। अवनीश जी, एक डीएनए पर जो बात हो रही थी, मैं चाहूंगा उस पर आप भी अपनी टिप्पणी रखें। हालांकि इस मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बहुत हो रही है, लेकिन जैसा जैन साहब ने बताया, मधुमिता हत्याकांड जैसी महत्वपूर्ण रेफरेंस को भी उन्होंने यहाँ पर रखा है, जो कि उनके कार्यकाल के दौरान जांच पड़ताल कराई गई थी। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इस तरह की मांग को लेकर? देखिए प्रवीण जी, ये तो पुलिस का हक है। जो जांच कर रही है टीम, वो क्या चाहती है अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपनी जांच को और ताकत देने के लिए वो क्या करेगी, ये पुलिस मुझे तो लग रहा सब कुछ करेगी। सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है, डीएनए कराना चाहे क्या कराना चाहे, मुझे लग रहा किसी तरह की रोक सरकार नहीं होती। मकसद है कि जो अपराधी न केवल सातिर है, बल्कि इतना घिनौनेपन का काम भी कर रहा है कि जो उसके यहाँ नौकरी कर रही है, जो गरीब है, जो बेबसी के शिकार है, उसका शोषण करना, उसकी मजबूरियों का फायदा उठाना, ये तो इतना घिनौना काम है कि ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। खासतौर से मैं पूजा जी से कहूंगा, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही है, वो तो महिला है, उनका दिल तो और संवेदनशील होना चाहिए कि इधर उधर के उदाहरण ना देखे कि उस पर कार्रवाई हो, उस पर क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ। उनको कहना चाहिए कि जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको इस तरह की बातें ना करें कि जो किसी भी तरह से अपराधी को, जो इतना शातिर और गंदा आदमी है, कि उसको बल मिले या उसकी जो सरकार की कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर कोई सवाल उठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको मजबूती के साथ काम कर कहना चाहिए कि घटिया काम है, घिनौना काम है, इस पर राजनीति ना हो। इस तरह के कहीं भी कोई आदमी हो, उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे ना तो मानवता शर्मसार हो। और ऐसी नगरी में जहां समाजवादी पार्टी का अभी सांसद जीता है, उस सांसद को भी कुछ ना कुछ सामने आकर कहना चाहिए कि किस तरह के लोग वो पाले रहते हैं और किस तरह के लोग उनके साथ रहते हैं। उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह के लोग उन्होंने पाल रखे थे। उनका ये कहना है कि पारदर्शिता, मुझे लगता है कि अभी पूजा जी ने, क्योंकि आपने जो बातें कही, मुझे लगता है उनके वक्तव्य में उन्होंने बहुत सारी बातों को कह भी दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो शुरुआत से ही साथ में, लेकिन पारदर्शिता भी होनी चाहिए। वो राजनीतिक पहलू को भी इसमें डाल रहे हैं। तो इस पारदर्शिता के लिए आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर और इस मामले को क्लैरिटी के साथ में रखना चाहिए, इसीलिए डीएनए जांच की बात हो रही है, जिसपे जैन साहब ने कहा कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां की पुलिस चाहती है कि नहीं चाहती है, या उसकी आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, जो भी अपराधी को बिल्कुल उसके गुनाह को सच साबित करने के लिए जितने पक्ष होते हैं उतना करने चाहिए। सबूत जुटाना, सबूत तलाशना, साक्ष्यकरण इकट्ठे करना, ये तो पुलिस का काम है, जांच टीम का काम ही है। जब भी अपराधी चिन्हित होगा और उस पर कठोरतम कार्रवाई जब भी संभव हो पाएगी, जब उसका अपराध सिद्ध हो सकेगा साक्ष्यों के आधार पर। तो साक्ष्य को करने पे तो कोई मना नहीं है। इस तरह से इतनी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से और तत्परता से त्वरित कार्रवाई हो, वो बहुत जरूरी है। और वो जो हो रही है, जो योगी शासन का एक सबसे बड़ा पहलू है कि तत्काल कार्रवाई होती है। उस अपराधी के जो और भी अपराध है, जो उसने अपने दबंगई के आड़ में किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। इससे एक सबक जाता है, और यही एक वजह रही है कि कम से कम उत्तर प्रदेश जो एक अंधकार युग में चला गया था 2000 से 12 तक, 2012 से लेकर 17 तक, आज उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है। अपराधियों पे लगाम है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, और उत्तर प्रदेश की छवि भी सुधरी है। उत्तर प्रदेश माना जाने लगा है कि अपराध करना, और तो अपराधी अगर अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा। जी पूजा जी, ये बात तो सही है। बार हालांकि ये फिर से घूम के सवाल आ रहा है, लेकिन आप लोगों को भी कड़ाई के साथ इस तरह के लोगों से दूरी बनाते हुए इस पूरी कार्यवाही का समर्थन करना चाहिए। हालांकि आपने बोला, लेकिन बचते हुए आपके बयान में थोड़ा संदेह भी दिखाई देता है, कार्यवाही का समर्थन भी दिखाई देता है, दोनों चीजें मिक्स हैं। पुरजोर तरीके से आप साथ देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले भी बोला कि प्रशासन जिस तरीके से कार्य करती आई हुई है भाजपा कार्यकाल में, तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न सवाल उठते आए हुए हैं, और इसी सरकार ने प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की हुई है। अभी भी इसी सरकार ने जो है, बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की, सबका निलंबन किया।
तो प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं, तो हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं होते जहाँ पे प्रशासन जो है गुनहगार की मदद ना कर रहा होता, गुनाह किसी और ने किया हो और किसी और के नाम पे ले जा रहा हो, तो हमें जो है ऐसे शक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप पारदर्शिता रखिए। मेरा तो मानना है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी ओहदे पर बैठा हो, अगर वो ऐसे कृत्य में संलिप्त होता है तो उस कानून से वो भी ना बच पाए। उसके यहाँ पर भी चाहे बुलडोजर चले, चाहे उसको नस्ते नाबूद किया जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसे कृत्य में संलिप्त होता है, मुझे लगता है कि कानून तो कड़े हैं ही, कानून तो कड़े हैं ही, रिवाइज भी होते रहते हैं। मुझे याद है निर्भया के बाद भी फिर बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आती हैं कानूनी तौर पर तो हैं अमली जामा। मैं जैन साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बीच में अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने जो पॉइंट रखा उस पर अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जैन साहब के पास जाता हूँ। देखिए प्रवीण जी, मैं कह रहा हूं कि जैसे पूजा जी फिर वही आपने कहा जिस तरह का संदेह, ये इस तरह की बातें न करे, बिल्कुल दो टूक की बात करें। और ये तो महिला है, इनसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि ये कहें कि कोई शको शुबा नहीं है, अपराधी पर कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि कार्रवाई जो हुई है, जब एक अपराधी को कहा गया है, चिन्हित करा गया है कि ये अपराधी है और वो प्रथम दृष्टया सिद्ध भी हो रहा है, तो उस पर कोई शको शुबा न करे। ये योगी सरकार है, इसमें कोई बड़ा अपराधी हो, कोई अधिकारी हो जो अपराध को छुपाएगा या अपराध करेगा, उस पर कार्रवाइयां हो रही है। ये योगी राज का काम है और योगी मॉडल एक अपने आप में अद्भुत है। अपराधी यहाँ कर रहे हैं, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, उसका समर्थन ठीक है। पूजा जी, अवनीश जी एक मिनट, पूजा जी एक मिनट, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है पूजा जी। अभी तक हम चर्चा को बड़ा व्यवस्थित चर्चा चल रही है। एके जैन साहब, इस पूरे मामले में 2-2.5 महीने का एक वक्फा भी है, बड़ा लंबा समय है जब बच्ची का शोषण होता रहा, वीडियोस बनते रहे, उसको डरा कर रखा गया, इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें जब इस तरह की बातें सामने आती है तो मामला कैसे खुलता है, पुलिस की जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ती है, थोड़ा ये भी समझाइए। और इस मामले में आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अब इस पूरे मामले में आगे जो कार्रवाई होगी उसमें हम क्या क्या देख पाएंगे? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई और जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये अलग अलग बेकरी का लाइसेंस निरस्त करना, क्योंकि वहां पुअर क्वालिटी का स्टफ पाया गया, गंदगी पाई गई, शेड के नीचे चल रही है, टिन शेड के नीचे बेकरी चल रही है खुले में, तो वो एक अलग कार्रवाई है, वो प्रशासनिक कार्रवाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। लेकिन पूजा जी, एक बात तो है कि इस पूरे मामले में अगर आपका मत अब क्या आया है निकल कर, आपको क्या लगता है, एक अपराधी है या आपकी पार्टी का नेता है जिसको फंसाया जा रहा है? आप लोगों का एक स्पष्ट रुख बताइए। देखिए प्रवीण जी, आप मुझे शुरू से सवाल कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है अभी, तो वो तो कल्प्रिट है, क्रिमिनल नहीं है। क्राइम उसका सिद्ध हो जाएगा तो क्रिमिनल हो जाएगा, अगर क्राइम उसका सिद्ध नहीं होता तो क्रिमिनल नहीं रहेगा। वो अभी वो कल्प्रिट है और समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि कल्प्रिट है। हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ में जांच होनी चाहिए प्रवीण जी, और कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। अगर कल्प्रिट क्राइम किया हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई समाजवादी पार्टी साथ में, और अगर नहीं किया हुआ है तो जो प्रशासन इनमें इन्वॉल्व हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी क्राइम में लिप्त हो, ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी मनमीत, अब मुझे कानूनी तौर पर बताएं, क्योंकि पूजा जी बार बार ये कह रही हैं कि कल्प्रिट है, और ये बात सही भी है। देखिए, हम देखते हैं कि आरोपी, दोषी, दोष सिद्धि, इसकी बड़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस मामले में पुलिस की जांच का एंगल किस तरह का रहा है, क्या क्या चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद ये पुख्ता हुआ और इतनी सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो थोड़ा सा बताएं ताकि जो दर्शक सुन रहे हैं या पूजा जी का जो पॉइंट आया है उसका जवाब भी इसमें मिल पाए। देखिए, जो पूजा जी का जो सवाल है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, निश्चित रूप से वह आरोपी है, लेकिन आरोप आप ये देखिए कि कितना गंभीर है। उसके ऊपर रेप का आरोप है और वो नाबालिग बच्ची है, और नाबालिग बच्ची ने खुद ये चीज कहा है। तो जब नाबालिग बच्ची ये बयान दे रही है कि हमारे साथ फला व्यक्ति ने रेप किया है और इस घटना को अंजाम दिया है, हमारा वीडियो बनाया गया है, तो वो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में ये मुकदमा और मुकदमे में गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी आवश्यक होती है, और ये सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। दूसरी चीज आपको बताएं कि देखिए, जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई भी अपने में सरकार की तरफ से बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। कारण यह है कि जो जमीन, जिस जमीन पर वो बेकरी थी,
वो जमीन ही तालाब की जमीन थी, उस पर अवैध निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण के साथ साथ उस पर एक व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही थी, तो इसलिए सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा जो और बहुत सारी शिकायतें आई हैं, जिसमें जो दलित वर्ग की जमीनें हैं उन जमीनों पे कब्जा करना, इसके अलावा और जो बहुत सारी जमीनें हैं जिन पर जो दबे कुचले लोग हैं जो जल्दी आवाज नहीं उठा सकते हैं, उनकी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स भी जो है वो भी अवैध तरीके से बनी है। तो ये सारी चीजें भी देखिए, सरकार जब ये सरकार के सामने आती है, जब ये घटना घटी उसके बाद बहुत सारे लोग जो डरे थे, जो दबे हुए थे, जो उसके सामने बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो दबंग किस्म का अपराधी व्यक्ति था और उसके ऊपर कई अपराध हैं, कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। तो ऐसे में जब कार्रवाई हुई तो वो लोग निकल कर बाहर आए और उन्होंने अपने बातें सरकार के सामने में, जिला प्रशासन के सामने रखी और अब इस पे कार्रवाई हो रही है। पूजा जी को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो कार्रवाई हो रही है वो ऐसी ही कार्रवाई नहीं हो रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायतें हैं, शिकायतें के अनुसार अधिकारियों द्वारा उसकी बाकायदा जांच की गई है और जांच करने के बाद जब ये निकल कर आया है कि ये अवैध है, ये गलत है, तब ये सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो ये प्रवीण देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आगे की जो मुकदमे की जो पैरवी है और मुकदमे का जो स्टेप है, अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब विवेचना इस पर की जा रही है। विवेचना के जो और सारी चीजें हैं जिसमें साक्ष्य को संकलन करना होता है वो संकलन भी किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर ये क्योंकि इसने जिस तरीके से दोष इसके ऊपर है, क्योंकि गैंगरेप का दोष है, इसने अपने ही कर्मचारी के साथ, महिला एक नाबालिग कर्मचारी के साथ गैंगरेप किया है, लंबे समय तक गैंगरेप किया है। फिर वो बच्ची गर्भवती हो गई है, गर्भवती होने के बाद उसको डराया धमकाया गया है कि ये बात ओपन ना हो। ये भी बताया जा रहा है कि गर्भपात कराने की बात भी कही गई, उसके लिए पैसे देने की बात की गई, पेशकश की गई। तो ये सारी जब चीजें हुई हैं तो ये अपने में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और अगर ये सिद्ध हो रहा है और आने वाले समय में जब ये मामला न्यायालय में जाएगा, सिद्ध होगा, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ये जो सजा होगी वो अपने में एक नजीर होगी। और आप देखिए पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला होने के नाते, आप पार्टी को छोड़िए, आप एक महिला होने के नाते इस चीज को देखिए, जब ग्राउंड लेवल पे आप आएंगे ना तो आप परिस्थिति को खुद जानेंगे, समझेंगे और अपने आप कहेंगे कि नहीं, इसके खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई की है ये बहुत सही की है। यहाँ की जो जनता है, जो लोग उसके आसपास रहते थे, वो भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके का व्यक्ति है जो दबंग है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है। आज हमको मनमीत, आपने पहले भी ये बताया था कि ये ग्राउंड पर ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये कार्रवाई होती है, अचानक से कार्रवाई नहीं की गई है। पूजा जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं? जैन साहब भी मेरे साथ दोबारा जुड़ गए तो उनके पास जाऊं। पूजा जी संक्षेप में अगर आप मनमीत की बात पर कुछ कहना चाहें तो। जी बिल्कुल 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 प्रवीण जी, जब से मैं डिबेट में बैठी हूँ तब से जो मैं सुन रही हूँ, महिला होने के नाते मुझे जो है क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो महिला होने के नाते ना मुझे बहुत पीड़ा है। महिला होने के नाते मुझे मेरे सामने दृश्य चलते हैं, शायद हो सकता है आप लोग के सामने नहीं चलते होंगे, मुझे घबराहट होती है कि कोई छुआ होगा तो कैसा लगा होगा। महिला होने के नाते मुझे बहुत सारी चीजें होती है जो मैं शायद यहाँ पर बैठ करके आपसे ना बोल सकूं। पर हाँ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उसी को सजा मिलनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है जब आप बार बार कहते हैं कि महिला होने के नाते, तो आप शायद समझ नहीं पाते हैं कि आप किस चीज को बार बार स्ट्रिंग कर रहे हैं। और उस चीज को आपने मणिपुर देखा होगा, हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो नजारा एक बार हो, जब आप कहते हैं महिला होने के नाते, तो हमारे सामने वो सारे नजारे बारी बारी चलते, वो बहुत खौफनाक होता है। वो उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब पूजा जी, इसमें महिला होने के नाते से तात्पर्य ये रहता है कि संवेदनशीलता इन मामलों को समझने की गहराई, दृष्टि जो महिलाओं के पास होती है वो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के पास। यही कह रही थी जी, बार मैं कह रही हूँ कि जो भी कल्प्रिट हो, अगर ये निकलते हैं गुनहगार, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं उसके साथ ये भी कहूंगी कि जितनी घटनाएं घटी हुई हैं, अगर भाजपा सरकार इतनी ही खुद को बांधती है कि मैं कार्रवाई करता हूं, तो ले चले बुलडोजर जहां जहां। ठीक है, ये आपने बात कही थी। देखिए क्या होगा कि अभी विषय मैं आऊंगा इस पर जरूर लूंगा मैं अवनीश जी से इस पर टिप्पणी लूंगा, लेकिन जैन साहब की बात अधूरी रह गई थी। कुछ देर हमारे साथ में अभी वो हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसका सदुपयोग किया जाए। जैन साहब से सुन लेते कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ेगी। जैन साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा आप उसको कंटिन्यू करें। देखिए, कार्रवाई जो है इसमें लड़की का एक बालिया बयान जज के सामने
वो कराया होगा पुलिस ने, नहीं कराया है, अगर उसकी तबीयत ठीक होती है, जब डॉक्टर अनुमति देंगे उसको हॉस्पिटल से बाहर निकलने की, या जज को वहां पे बुलाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाना चाहिए। जो जज के समक्ष दिया गया स्टेटमेंट है, जिसको हम पहले 164 का बयान कहते थे जी। एविडेंस एक्ट के तहत, अब और पुलिस के समक्ष दिया गया बयान 161 का होता है। 164 का बयान उसका और गवाहों का, उसकी माँ गवाह है और बहन कोई गवाह है, उन सब के होने चाहिए, वो पुख्ता रहेगा और उसमें फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बच्ची का दिया हुआ बयान, नाबालिग बच्ची का दिया हुआ बयान, वो कोर्ट को हर सूरत में उसको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, तफ्तीश में जो पूर्व आपराधिक इतिहास है, पूर्व के जो कृत्य हैं, जिस प्रकार ये जमीनों के कब्जे आ रहे हैं, ये जो हटाए जा रहे हैं, रेवेन्यू रिपोर्ट सब लगाई जाएंगी साथ में, इनका जो पुराने जितने भी कृत्य हैं, जितने भी मुकदमे हैं, कितनों में चार्जशीट लगी है, किस किस ने मुकदमे कायम कराए हैं, किस किस साल के हैं, ये सब प्रूव करता है अपराधी का कंडक्ट। तो कंडक्ट को प्रूव करने के लिए सब स्टेप उठाए जाएंगे। अवश्य ही इसका पर्यवेक्षण सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां के अयोध्या के कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत गंभीर केस है, इस समय नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है और इसमें कोई भी खामी नहीं छूटनी चाहिए जिससे एक्यूज्ड को किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिल सके। वीडियोस भी रिकॉर्ड किए गए, ये कितना बड़ा साक्ष्य बनता है इलेक्ट्रॉनिक? बिल्कुल बनता है। वीडियो मैं कहने वाला था, वीडियो भी अगर रिकवर हो सके तो वीडियो भी रिकवर करना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य होगा। उस वीडियो में कौन है, क्या है, मैंने तो देखा नहीं है। वो नौकर है इनका राजू या ये स्वयं है, क्या है, मतलब उसको पूरे को इसको देख के, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। और नए एविडेंस एक्ट के तहत इस प्रकार के वीडियोस जो हैं वो एडमिसिबल साक्ष्य है, उसको मान्यता दी गई है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस अटैच की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कोई भी कोर कसर उठा रखेगी कि जो भी इसमें अपराधी हैं, जो उन सब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रदेश में नजीर बने। आम तौर पर पीड़िता के गर्भवती होने की अवस्था में डीएनए कितना कंपलसरी होता है, कितना बड़ा साक्ष्य बन सकता है, ये भी थोड़ा सा देखिए। डीएनए महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीएनए टेस्ट महत्वपूर्ण होता है। मुझे नहीं पता है कि वो उस डीएनए में पिता वो निकलेगा, इनका सर्वेंट, या पिता खुद निकलेगा, जो ये मेन अपराधी है। ये सब बयान बच्ची देगी। देखिए, दो लोगों ने अगर रेप किया है या किसी और ने किया है, उसको स्पष्ट रूप से बताना होगा और वही तय होगा। और अपराधी जो पकड़े जाएंगे उनके बयान दर्ज होंगे। जो दूसरा अपराधी पकड़ा गया है, कल हो सकता है कि वो अप्रूवर बनने की बात करे, वो कहे कि नहीं मेरे द्वारा बलात्कार नहीं किया गया है, या जो भी बयान दे, कल वो हो सकता है कि इसमें अप्रूवर बन जाते हैं। कभी कभी केस के इंटरेस्ट में पुलिस बनाती है। वो सारे पहलू देखने पड़ेंगे। साइंटिफिक एविडेंस जहां से कलेक्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसा है ना, घटनाएं पुरानी हैं, कोई नई घटना, ताजी घटना नहीं है। इसलिए वो जो साक्ष्य जो क्राइम सीन पर मिलते हैं वो जरा मुश्किल होंगे। ये मैंने प्रश्न आपसे इसलिए कहा, इन सबूतों के पुख्ता होने की बात इसलिए पूछी क्योंकि पूजा जी, जो जानकारी है मेरी, अभी तक हटाया नहीं गया है इस शख्स को आपकी पार्टी से, और ये भी कहा गया है कि नहीं हटाया जाएगा जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती है। तो इतनी चीज़ें जितनी सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं, पुलिस की जो कार्रवाई सामने आई है, जो बातें सामने आई हैं, जो इनकी दबंगई की बातें सामने आई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक आधार बनता है कि समाजवादी पार्टी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए था इस पर? मुझे लगता है कि इस पे समाजवादी पार्टी बिल्कुल विचार विमर्श करेगी, और विचार विमर्श करने के बाद में मुझे लगता है इस पे पार्टी डिसीजन अपना देगी, बिल्कुल देगी। जी अवनीश जी, पता नहीं पार्टी का ये कब तक डिसीजन आता है। और सच बात है, पूजा जी ने अभी तक तो डिबेट में एक तरीके से पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। बड़ा मसला है, इस मसले पर बहुत घेरा जा सकता है, बहुत सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक संदेह जब राजनीतिक रूप से आता है तो आप लोग किस तरीके से इस मामले को ले जाएंगे? और क्या आपको भी लगता है, आपने हालांकि कह दिया है कि पुलिस को अगर आवश्यकता लगेगी तो वो कराएगी, लेकिन आपका मत क्या है कि डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, मैंने कहा ना कि जब
जैसा जैन साहब कह गए कि नाबालिग बच्ची जो कह रही है उसको ही कोर्ट भी मानने को बाध्य है, पहला साक्ष्य है। और लगातार गैंगरेप, तो ये तो साक्ष्य अपने आप में है, पर पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है, पुलिस अब जरूरत महसूस करती है, टेस्ट कराना चाहती है, तो उसमें कोई, मुझे लग रहा कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो साक्ष्य पक्का होगा, दोषी को सजा मिलेगी, दोषी और भी सामने आएंगे। जब गैंगरेप है तो गैंगरेप में सारी चीजें सामने आएंगी, और लोगों के लिए कहा जा रहा है, जिस तरह से उस अपराधी की छवि है वो कही जा रही है, तो ये सारी चीजें तो अपने आप में पुख्ता है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है, समाज भी सब मान रहा है, लोग भी मान रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए, मैं तो पूजा जी के लिए इतना ही कहूंगा कि पूजा जी बेचारी आके ऐसे बोल पा रही हैं, और पूजा जी इतनी बात नहीं कह सकती क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं, परंतु पार्टी के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि केवल वोट बैंक के लिए इस तरह के अपराधी का बचाव या उसके पक्ष में खड़ा होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होती, ना वोट से उसे जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ अगर एक जात विशेष, एक धर्म विशेष का, एक संप्रदाय विशेष का जो अपराधी आ जाता है, तो समाजवादी पार्टी के मुंह पर ताले लग जाते हैं, वो सोच समझ बंद करने जाती है। तो इस तरह की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है और घातक है, ये अच्छी नहीं है। इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और अपराध की पुनरावृत्ति होने का डर रहता है, जो समाज के लिए घातक है। इस तरह की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी को सोचनी चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए कि 2012 से लेकर 17 तक किस तरह का जंगल राज था, और उस जंगल राज को देखते हुए ही आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि वो प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश की सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में दोबारा आए, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। इस तरह का होना ये समाजवादी पार्टी के लिए सबक भी है। खाली केवल राजनीति ना देखें हर चीज में, वो कार्रवाई की मांग करें, और जो अपराधी पर कार्रवाई है उसका समर्थन खुल के करें। और अब तक उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और उसकी निंदा मतलब इस तरह से करनी चाहिए थी कि दूसरे अपराधियों को भी सबक। निंदा तो खैर पूजा जी करेंगी इसकी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परहेज होगा। नहीं, पूजा जी की तो अपनी, देखिए प्रवीण जी, पूजा जी की अपनी सीमाएं हैं। पूजा जी इतना स्वीकार नहीं है, पूजा जी की बहादुरी है कि आकर टीवी पे उन्होंने इतनी बात कह दी। मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रवृत्ति देखिए, शीर्ष नेतृत्व की प्रवृत्ति देखिए कि वो किस तरह से बातें कर रहा है। वो दूसरी पार्टियां, दूसरे दल, विपक्षी दल भी इसकी निंदा कर रहे हैं, परंतु वो केवल एक वोट बैंक के लालच में कि एक वर्ग ना नाराज हो जाए, केवल इस तरह का बचाव करना और इधर उधर की बातें करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि पूजा जी देखिए, ये बार बार सवाल आपसे पूछा गया क्योंकि इस पर आपका एक स्टैंड बहुत क्लियर है, और सही बात है, आपकी कुछ सीमाएं भी हैं। मुझे नहीं पता पार्टी लाइन क्या रही होगी, आप लोगों से इस पर चर्चा हुई भी है, नहीं हुई है शीर्ष नेतृत्व की कि क्या स्टैंड लेना है, क्योंकि ऐसे मामलों में एक बयान आ जाता है, उसके बाद में बयान पर फिर आप लोगों को बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी इससे खासतौर पर आप लोग जिनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है पार्टी को इस तरह की डिबेट्स में, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। दर्शक भी सुन रहे होंगे कि इस घटना में किसी भी तरह से बैक करना, संदेह उठाना, वो भी तब जब बच्ची का, जिसको कोर्ट एडमिट करेगा, मतलब कोर्ट उसके बयान को मानेगा एक बड़े साक्ष्य के तौर पर, जैसा जैन साहब ने बताया है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, ये यूं ही हो गई या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गई, इस तरह का इंप्रेशन देना ये ठीक दिखाई नहीं पड़ता। देखिए प्रवीण जी, आप शुरू से मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो, और मैं शुरू से शायद जो है जितनी बार आप मेरे पास आ रहे हैं उतनी बार मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि भाजपा को जो है अधिकार नहीं है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमें खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए, हम करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए। डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट मुझे लगता है कि मुझे जितनी जानकारी है वो पुलिस ने उसको माना है कि ये वाजिब है और डीएनए टेस्ट होगा। और डीएनए टेस्ट में अगर वो ये जो है साबित हो जाता है कि क्राइम किया है इन्होंने, तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है और आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी को कदम उठा लेना चाहिए, आपको अधिकार नहीं है। आपने ब्रिजभूषण शरण के ऊपर आज तक कदम नहीं उठाया, आपने अजय मिश्रा के ऊपर आज तक कदम नहीं उठाया, आपने जो है वीरेंद्र सिंह के ऊपर आज तक कदम नहीं उठाया, तो आपको तो ये एक सवाल था जो मैंने कहा था जरूर पूछूंगा अवनीश जी, ये सवाल आप पर। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, अजय राय जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने तो खुलकर कह दिया है कि विपक्ष के नेताओं पर जानबूझकर कार्रवाई हो रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। उनका अभी बयान भी आ गया थोड़ी देर पहले, आप बोले अवनीश जी। देखिए प्रवीण जी, वही जो समाजवादी पार्टी की भाषा ही कांग्रेस बोल रही, समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता जो कह रही हैं
देखिए, महिला का अपराध स्वीकार करना, नाबालिग बच्ची का अपराध स्वीकारना जब कोर्ट मान रहा है तो समाजवादी पार्टी को डर किस बात का हो रहा है? नहीं वो बिल्कुल, क्यों हमें उसको जजमेंट बचाव की भी की कोशिश जानकारी कर है रहे हैं जहाँ कि पर ये अपराधी केस धोए, अलग आए इंतजार हुए कर और रहे हैं? जजमेंट भी आए हैं, क्यों इसके इंतजार कर बावजूद रहे हैं भी कि एक बच्ची जो जिसकी गरीबी जो का, जिसकी विक्टिम है मजबूरियों उसके का फायदा गवाह ये उठाकर भी एक जानकारी समाजवादी है। पार्टी का नेता अगर उसका आपको लगता है शोषण, कि दोहन तथ्यों की जानकारी और नहीं है तो उत्पीड़न तथ्यों की करता जानकारी रहा, हमें पूरी उसका तरीके से है बचाव कि करना कोर्ट क्या मानता है, कहाँ दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। है। हम तो सिर्फ नाबालिग आपकी बच्ची मंशा का की बात बयान कर ही रहे हैं अपने कि आप आपकी में मंशा कितनी स्वीकार्य है, क्लियर है। तो ये इसको भी मानते हुए तो कम से इसको कम पता इस चलना चीज चाहिए पर कि तो आप किस समाजवादी तरीके से पार्टी को शर्मसार होना पर्दे चाहिए पे था, पर्दा रखते हैं। जब उनके आपके नेताओं लोग को रहते हैं शर्मसार तो आप होना उनको ढक चाहिए के था। साइड कर ले जाते हैं। समाजवादी पार्टी की आप जैसे करिए, चोर एक तरफ शोर से मुतेरा कार्रवाई भाव करिए, है, समाजवादी पार्टी उसी आपके तरह साथ से खड़ी स्थिति रहेगी कांग्रेस की है। और आप कांग्रेस भी कार्रवाई अच्छी करते बातें ही कर रही जाए। है, आप इसमें चाहते हैं विपक्ष पॉलिटिक्स के बड़ा करना हो मुद्दाओं दुखद का कोई पहलू सवाल नहीं रहता है, है ये। ना कोई विपक्ष हालांकि की ये बातें हैं, ये वो है भी, अपराधी इसमें है, दोनों वो ही अपराधी एंगल हैं, है। इसको वो खारिज भी नहीं केवल किया जा शारीरिक सकता, पर अपराध बड़ा नहीं करता दुखद है, पहलू वो रहता है जब आर्थिक ऐसे अपराध भी मुद्दों करता पर है। भी राजनीति होती है। लेकिन ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पर हालांकि पूजा जी आपने बड़े बैलेंस तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी आपने भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका कहना चाहूँगा। मनमीत लगातार मेरे साथ बने रहे, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, आगे भी उनसे जानकारियाँ लेते रहेंगे। और AK जैन साहब भी लगातार शो में हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।